अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। जी 502 का लेसन नंबर 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। साइकोलिंग्विस्टिक्स पार्ट 2। टॉपिक नंबर 210 टंग टिप्स एंड स्लिप्स। अब जी सबसे पहले टंग टिप पे आ जाएं। ये क्या चीज़ होती है? कुछ ऐसे अल्फाज जो कि हमारे दिमाग में तो होते हैं पर वो हम बोलने में हमें नहीं आ पाते, ना हम उन्हें बोल पाते हैं इतनी आसानी से। तो ऐसे अल्फाज इन अल्फाज को इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द टिप ऑफ द टंग फेनोमेनॉन। के वो जो होते हैं हमारी टंग की टिप पे होते हैं पर फिर भी हम उन्हें प्रोनाउंस नहीं कर पाते एज एफिशिएंटली एज वी वांट। ठीक है, उनका कहना है ऐसे स्पीकर्स जनरली क्या होता है ऐसे स्पीकर्स के साथ? एन एक्यूरेट फोनोलॉजिकल आउटलाइन ऑफ द वर्ड। के वो उस वर्ड की एक एक्यूरेट फोनोलॉजिकल आउटलाइन रखते हैं अपने दिमाग में, उसके प्रॉपर जो साउंड है वो जानते होते हैं। इसके अलावा कैन गेट द इनिशियल साउंड करेक्ट। वो उसके शुरू के जो साउंड है वो भी अच्छी तरह प्रोनाउंस कर पाते हैं। एंड मोस्टली नो द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड। वो उस वर्ड को बेसिकली मुकम्मल तौर पर जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि जानते नहीं है, बस किसी वजह के तौर पर वो उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते उस रवानी से। ठीक है, तो इसको कहते हैं द टिप ऑफ द टंग फेनोमेनॉन। ये जी ज़्यादातर उन अल्फाज पे आता है जो कि अनकॉमन वर्ड्स होते हैं। जो स्पीकर होता है उसकी डिक्शनरी में वो अनकॉमन होते हैं, जिसकी बिना पे वो उन्हें एज एफिशिएंटली नहीं प्रोनाउंस कर पाता, नहीं बोल पाता। वो दिमाग में तो उसके होते हैं उस वक्त पर वो उन्हें वैसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता। ठीक है, और जी कुछ फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसके जो वर्ड स्टोरेज होती है स्पीकर की, उसमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन के हवाले से एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो वो दूसरा वर्ड उसकी जगह पे वो प्रोनाउंस कर देता है, वो वर्ड नहीं उससे प्रोनाउंस होता। ठीक है, जैसे कि उनका कहना है फायर डिस्टिंक्शर। इसको कुछ लोग डिस्टिंक्शर को इंस्टिंक्शर बोल देते हैं, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन आ गई। इसके अलावा ट्रांसेंडेंटल मेडिकेशन को अक्सर बोल देते हैं मेडिटेशन। मेडिकेशन के बजाय मेडिटेशन बोल देते हैं। ऐसी मिस्टेक्स को किससे रेफ़र किया जाता है? मैलाप्रोपिज्म्स से इसे रेफ़र किया जाता है। मैलाप्रोपिज्म्स आफ्टर अ करेक्टर। ठीक हो गया। अब जी स्लिप ऑफ टंग की तरफ आ जाए। स्लिप ऑफ टंग का हम सबको पता है कि टंग स्लिप करना। तो क्या होता है इसमें? एक सेंटेंस है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसको कोई ऐसे बोलते हैं मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो ये जी आपकी टंग स्लिप कर गई है। ठीक है, अब जी स्पूनरिज्म की एग्जांपल उन्होंने दी है। ये जी वैसे ये टंग स्लिप ही है पर जी एक ये था विलियम स्पूनर, ये एक इंग्लिश प्राइज था। ये ज़्यादातर उसकी ना टंग स्लिप होती थी तो उसके पीछे उन्होंने स्पूनरिज्म उस चीज़ को कह दिया। तो क्या वो उसके कहेगा अल्फाज हैं ब्लैक बॉक्सेस को वो कह देता था ब्लैक ब्लॉक्सेस। ठीक है, रोमन न्यूमेरल को उसने कह दिया नोमन न्यूमेरल। ठीक है, कप को उसने कह दिया अ टप ऑफ टी। ये जी स्लिप ऑफ टंग है जी। अब जी इन्होंने कह दिया है दीज ऑल आर ट्रीटेड एज एरर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। इस सब को बोलने के एरर्स कहा जाता है। ये हमने एमसीक्यूज याद रखना है। और इसके अलावा इसको ये माना जाता है कि स्लिप ऑफ द ब्रेन भी है। आपकी टंग तो स्लिप हुई ही हुई, आपका ब्रेन भी स्लिप है। टॉपिक नंबर 211 स्लिप्स ऑफ द ईयर। जैसे आपकी टंग स्लिप हुई वैसे ही आपके ईयर स्लिप हो गए, तो ये जी स्लिप ऑफ द ईयर हो गया। जैसे कि एक फ्रेज़ है ग्रेट एप, अब उसको कोई ऐसे सुन ले ग्रेट एप, तो ये जी उसका स्लिप ऑफ ईयर हो गया। इस चीज़ को मैलाप्रोपिज्म कहते हैं। अगर वो गलत सुने तो ये जी मैलाप्रोपिज्म हो गया ईयर का। ठीक है, सुनने का। ठीक हो गया। अब जी टॉपिक नंबर 212 अफेजिया। अफेजिया उनका कहना है कि ये स्लिप ऑफ टंग स्लिप ऑफ ईयर हम तो ये कभी कभी हमारे से होता है ना, पर कुछ लोग होते हैं जो कि इनके साथ परमानेंट उनके अंदर ये चीज़ होती है।
ठीक है। सर्टन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज एफीजिया। जो डिसऑर्डर होते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर, उन्हें जनरली क्या कहा जाता है? एफीजिया कहा जाता है। एफीजिया होता क्या है? ये जी आपकी लैंग्वेज की डिसेबिलिटी होती है, आप सही तरह लैंग्वेज फंक्शन नहीं कर पाते, ठीक है, उसे कहते हैं एफीजिया। एफीजिया इज़ डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज्ड brain damage that leads to difficulty in understanding and or producing linguistic forms। आपके दिमाग में कुछ ऐसा डैमेज होता है जिसकी वजह से आप डिसेबल होते हैं लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में, उसको समझने में, ओवरऑल लैंग्वेज के बारे में। ये डिसऑर्डर है कि लैंग्वेज आप को प्रोड्यूस करने में मुश्किल हो रही है, लैंग्वेज के हवाले से आपको मुश्किल हो रही है, तो उस हवाले से जो डिसऑर्डर्स होंगे वो एफीजिया में आते हैं, ठीक है। उनका कहना है द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एफीजिया इज़ अ स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक हेड इंजरीज फ्रॉम वायलेंस और एन एक्सीडेंट मे हैव सिमिलर इफेक्ट्स। उनका कहना है कि मोस्ट कॉमन जो कोज है एफीजिया का वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि इसमें होता है कि आपका ब्रेन सेल जो होता है वो डेड हो जाता है। बेसिकली मैंने आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। ज़्यादातर आपके हेड पे आपके स्पेसिफिक उस जगह पे इंजरी आए, डैमेज हो जाए आपका, तो आपको ये एफीजिया हो जाता होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। हेड इंजरीज फ्रॉम वायलेंस और एन एक्सीडेंट में हैव सिमिलर इफेक्ट्स, ठीक हो गया। इसमें होता क्या है, आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में होता क्या है, आपको लैंग्वेज समझने में मुश्किल होती है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में मुश्किल होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफीजिया पढ़ेंगे अब हम। ब्रोकास एफीजिया, वर्निक्स एफीजिया, कंडक्शन एफीजिया। टॉपिक नंबर 213 टाइप्स ऑफ एफीजिया। सबसे पहले जी ब्रोकास एफीजिया और मोटर एफीजिया में आ जाएं आप। ब्रोकास एफीजिया, ब्रोकास क्या था कि क्या वो करता था, स्पीच को प्रोडक्शन में मदद देता था ना, तो अगर उसमें डैमेज आ जाए तो आप स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप डिसेबल हो जाते हैं अगर आपको एफीजिया है इस हवाले से स्पीच प्रोड्यूस करने में। एंड मोटर एफीजिया में आप क्या करते हैं, इन वेज डिसऑर्डर्ड आर्टिकुलेशन एंड स्लो एंड ऑफन एफर्टफुल स्पीच आर नोटेड। ये वैसे तो आपने बहुत गौर से ये सारा टॉपिक पढ़ना है, ये एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। दिस टाइप इज़ करेक्टराइज बाय सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्पीच। हाँ जी, आपका ब्रोकस जो है वो डैमेज हो चुका है, तो आपकी स्पीच की अमाउंट क्या होगी, कम हो जाएगी, आप डिसेबल हो जाएंगे इस हवाले से। इन विच डिसऑर्डेड आर्टिकुलेटेड एंड स्लो एंड ऑफन एफर्टफुल स्पीच आर नोटेड। आपके मोटर एफीजिया हो गया है जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं, उसमें आपको एफीजिया हो गया है, डैमेज हो गया है, तो आपको ऑब्वियसली आपको स्पीच के आर्टिकुलेशन में मुश्किल होगी, स्पीच के मसल्स हिलाने में आपको मुश्किल होगी, तो आपकी स्पीच स्लो होगी। ये नोट किया गया है इस एफीजिया में। आर एग्रीमेटिक, ये कौन सा एफीजिया है जी? इन दिस टाइप ऑफ स्पीच कंसिस्ट एंटायरली ऑफ लेक्सिकल मॉर्फीम्स। उनका कहना है ये ऐसा एफीजिया है जिसमें आप टोटली लेक्सिकल मॉर्फीम्स के ज़रिए स्पीच करते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स मतलब नाउन, वर्ब्स एक्सेट्रा, ठीक है। आप पूरा सेंटेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप सेंटेंस की बिना उसके साथ स्पीच नहीं कर सकते, आप बस नाउन्स और वर्ब्स ही बोलेंगे अलग अलग करके, उसी के ज़रिए स्पीच करेंगे। इवन के आप फंक्शनल मॉर्फीम्स भी नहीं डाल सकते अपने सेंटेंस में या अलग अलग वर्ड्स में, मतलब कि ये आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, ए, एंड, द, विद, ऑफ, इस तरह के भी आप वर्ड्स नहीं डाल सकते। और आप इन्फ्लेक्शन भी यूज़ नहीं कर सकते, जैसे प्लूरल के साथ एस लगा देना, पास्ट टेंस के साथ ईडी लगा देना, इस तरह के भी आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको मुश्किल आती है इसमें, सिर्फ लेक्सिकल मॉर्फीम्स, ठीक है। इसके अलावा उनका कहना है द पेशेंट फेसेस डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेटिंग सिंगल वर्ड। इसमें पेशेंट को एक सिंगल वर्ड भी प्रोड्यूस करने में, आर्टिकुलेट करने में, अपने मसल्स हिलाने में मुश्किल आती है। हाउएवर कम्प्रिहेंशन इज़ टिपिकली बेटर देन प्रोडक्शन। जब वो बंदा सही से समझ सकता है, कम्प्रिहेंसिबिलिटी उसकी अच्छी है, कम्प्रिहेंशन सही कर लेता है, बस प्रोडक्शन में उसे मसला है।
वॉर्निक अफीजिया और सेंसरी अफीजिया। वॉर्निक अफीजिया, वॉर्निक क्या काम सर अंजाम देता था? आपको समझने में और सुनने में, लैंग्वेज को समझने में और सुनने में मदद देता था। तो जब ये डैमेज हो जाएगा, अफीजिया आ जाएगा, तो आपको इन दोनों में मुश्किल होगी। सेंसरी अफीजिया क्या होता है? हाँ जी, इसी को सेंसरी अफीजिया कहा गया। हाँ जी। अच्छा, ये जो इसका लास्ट इसकी लाइन है, ये देखें, ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड, समटाइम्स रेफर टू एज अनोमिया। इस चीज़ को MCQs याद रखें कि अक्सर इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को करेक्ट वर्ड ढूंढने में मुश्किल होती है और इस चीज़ को अनोमिया से रेफ़र किया गया है। कंडक्शन अफीजिया क्या होता है? दिस अफीजिया इज़ लेस कॉमन। सबसे पहले ये देख लें, ये लेस कॉमन है और ये आर्क्यूएट फैस्किकुलस से रिलेट किया गया है कि वो आपका डैमेज हो जाए तो आपको कंडक्शन अफीजिया होता है। वो जो बंडल आपने पिछले चैप्टर में पढ़े ना, वो बंडल ऑफ नर्व्स जो थे, वो जो जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे ब्रोका को भी, वर्निक को भी और मोटेक्स को भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को, ये जो आर्क्यूएट फैस्किकुलस है, डैमेज हो जाए तो आपको कंडक्शन अफीजिया हो जाता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि जो वो पर्सन होता है वो मिस प्रोनाउंस करता है वर्ड्स को, ठीक है, बट टिपिकली डू नॉट हैव आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम। बोलने में उसे मुश्किल नहीं है, बस मिस प्रोनाउंस करता है वर्ड को, सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाता। उसके अलावा ही इज़ फ्लुएंट बट मे हैव डिसरप्टेड रिथम बिकॉज ऑफ पॉजेज एंड हेजिटेशन। वो बोलने में रवानी है उसके, पर उसका कोई रिथम नहीं है, ऊपर नीचे बोलता है, ठीक है, रिथम नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉजेज एंड हेजिटेशन। ठीक हो गया। इसके अलावा हिज कंप्रिहेंशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज़ नॉर्मली गुड। समझ अच्छी तरह सकता है, नॉर्मली गुड, ठीक है। ही प्रोड्यूसेस वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग। अब जी वो ही प्रोड्यूसेस वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग: वेस एंड फोश फॉर बेस एंड वॉश। एक बेस है, वो उसे फेस की तरह प्रोनाउंस करता है। वॉश होता है, उसे फोश की तरह। तो ये मिस प्रोनाउंस ही कर रहा है ना, ठीक है। बहरहाल द पंच लाइन इज लैंग्वेज डिसऑर्डर्स डिस्क्राइब अबव आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स का। टॉपिक नंबर 214, डायक्टिक लिसनिंग। डायक्टिक लिसनिंग क्या होता है, ये मैं करना भूल गई। An experimental technique, left hemisphere dominance for syllable and word processing, is called the dialectic listening test। पहले तो एक कंसेप्ट समझ लें कि आपका जो आपके राइट साइड के, जो आपका बॉडी का राइट अगर साइड पे जो भी काम होगा वो आपका लेफ़्ट ब्रेन होगा, उसे प्रोसेस करेगा। जो आपके लेफ़्ट पे काम होगा, लेफ़्ट की तरफ से आएगा सेल या क्या कहते हैं, नर्व्स जो आएंगे, वो आपके राइट वाला जो दिमाग होगा उसे प्रोसेस करेगा, ठीक है। द right hand side of the body is processed in the left hemisphere and anything on the left side is processed in the right hemisphere। ये एक फैक्ट है जो कि इस्टेब्लिश्ड हो गया है। इस टेक्निक के ऊपर उन्होंने क्या किया, एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक उन्होंने की, लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंस फॉर सिलेबल एंड वर्ड प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड द डायक्टिक लिसनिंग टेस्ट। उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट किया उन्होंने राइट तरफ से भी, राइट जो हमारा ईयर है वहाँ से भी साउंड भेजी, उन्होंने लेफ़्ट से भी भेजी। तो दोनों ने जाके कहाँ पे प्रोसेसिंग की, लेफ़्ट हेमिस्फीयर की तरफ ही, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारी प्रोसेस होती है वो हमारी लेफ़्ट में ही होती है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर ही में ही हमारी लैंग्वेज प्रोसेस होती है। तो दोनों तरफ से, जहाँ से भी, राइट से भी लेफ़्ट से भी लैंग्वेज जब उन्होंने गुजारी तो वो लेफ़्ट दिमाग की तरफ ही जाके प्रोसेस हुई है। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है।
तो अब उनका कहना है कि जब आपकी हर जो लैंग्वेज है वो लेफ़्ट की तरफ जाकर ही प्रोसेस होगी तो आपका राइट ईयर मतलब कि राइट हेमिस्फेयर का क्या एडवांटेज है। तो आपका राइट जो हेमिस्फेयर है वो नॉन लिंग्विस्टिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, उनको प्रोसेस करता है। नॉन लिंग्विस्टिक सिग्नल्स में क्या आ जाते हैं? In the diachotic listening test, it can be shown that non-verbal sounds, that is, music, coughs, traffic noises, and birds singing, are recognized more often through the left ear, meaning they are processed faster through the right hemisphere. उनका कहना है कि आपका जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, जबकि आपका राइट हेमिस्फेयर जो है वो आपके नॉन वर्बल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। नॉन वर्बल सिग्नल्स वो होते हैं जो कि बोले नहीं जाते, जो लैंग्वेज के अंदर नहीं आते। वो होती साउंड्स ही हैं पर लैंग्वेज नहीं होती। जैसे म्यूज़िक, ट्रैफिक के जो शोर होता है या बर्ड्स की सिंगिंग का जो आवाज़ होती है। तो उनका कहना है जो आपका लेफ़्ट है वो आपकी लैंग्वेज के लिए है, जो राइट है वो इन नॉन वर्बल साउंड्स के लिए है। सिंपल, ठीक है। द राइट हेमिस्फेयर इज़ फर्स्ट चॉइस फॉर नॉन लैंग्वेज साउंड्स, ठीक हो गया, अमंग अदर थिंग्स, एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर स्पेशलाइज इन लैंग्वेज साउंड्स, ठीक है। अब द होलिस्टिक प्रोसेसिंग इज़ डन विद द राइट ब्रेन। ये पंच लाइन है, मतलब MCQs है कि ओवरऑल प्रोसेसिंग अगर हम कहें कि पूरी अगर दिमाग की प्रोसेसिंग, पूरी चीज़ों की प्रोसेसिंग अगर कोई करता है तो वो होती है राइट ब्रेन में। टॉपिक नंबर 215, द क्रिटिकल पीरियड। अच्छा, ये जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर अपनी प्रोसेसिंग करता है ना, इसको उन्होंने लिटरल डोमिनेंस को कह दिया और लिटरलाइजेशन कह दिया उन्होंने इस चीज़ को, यानी कि वन साइडेडनेस। तो जी उनका कहना है द लिटरलाइजेशन प्रोसेस बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड। ये जो प्रोसेस होता है लेफ़्ट हेमिस्फेयर के प्रोसेसिंग का, ये अर्ली चाइल्डहुड में शुरू होता है, ठीक है, बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड में। उनका कहना है चाइल्डहुड की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे का दिमाग बहुत एक्टिव होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने में, उसकी इनपुट लेने में, उसे सीखने में, उसे प्रोड्यूस करने में। तो ये जो पीरियड होता है इसको उन्होंने क्रिटिकल पीरियड कह दिया, ठीक है। इसको सेंसिटिव पीरियड भी बोला जाता है पर इसको ज़्यादातर जनरली क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। उनका कहना है ये पीरियड जो होता है ये बर्थ से लेके इंसान की जवानी तक, मतलब प्यूबर्टी, जब वो जवान मतलब कि 17-18 तक ये चलता है ये पीरियड, ठीक हो गया। और इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं समझा रहे। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।